आज हम समाज की सबसे पवित्र मानी जाने वाली संस्थाओं में से एक यानी शादी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। रोमांस, परंपरा, प्यार, इन सबको एक तरफ रख दीजिए। हम बात करेंगे शक्ति, रणनीति और लेवरेज की क्रूर सच्चाई के बारे में। और देखिए, ये विचार हमारे अपने नहीं है। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं उसका आधार एक YouTube वीडियो है, और ये वीडियो कोई मामूली बात नहीं करता। ये 500 साल पुराने राजनीतिक विचारक मैकियावेली के सिद्धांतों को उठाकर सीधे शादी पर लागू कर देता है। उसका दावा है कि शादी एक गठबंधन है, और अगर आप कमजोरी की हालत में इसमें घुसते हैं तो ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। यह एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रोवोकेटिव यानी उकसाने वाला विचार है। आज हमारी चर्चा का मकसद इसी तर्क को परत दर परत खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेवरेज का असल मतलब क्या है, कैसे सही टाइमिंग किसी रिश्ते का भविष्य तय कर सकती है, और क्यों इस विश्लेषण के मुताबिक पहले खुद को मजबूत बनाना और फिर शादी के बारे में सोचना एक बेहतर रणनीति है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की नींव से शुरू करते हैं। मैकियावेली का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है, हाँ, कभी भी कमजोरी की स्थिति से किसी गठबंधन में प्रवेश ना करें। वीडियो इसी एक लाइन को पकड़कर उसे जिंदगी के सबसे बड़े गठबंधन यानी शादी पर लागू कर देता है। और यहीं पर वो शब्द आता है जो बार बार सुनाई देगा, लेवरेज। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। लेवरेज आपकी सौदेबाजी की ताकत है। ये आपका हुनर हो सकता है, आपकी सामाजिक स्थिति, आपके विकल्प, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको आसानी से बदलने लायक ना बनाए, मतलब नॉन रिप्लेसेबल। तो मतलब जिसके पास लेवरेज है वही रिश्ते के नियम तय करता है। बिल्कुल। स्रोत का नियम बहुत साफ है, जिसके पास लेवरेज है वो खेल के नियम तय करता है, जिसके पास नहीं उसके साथ खेल खेला जाता है। और इसी आधार पर एक बहुत तीखा एक कंट्रास्ट पेश किया गया है। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सफल और शक्तिशाली है तो शादी उसकी शक्ति को 10 गुना बढ़ा देती है, उसका किंगडम यानी साम्राज्य बनता है। और अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो शादी उसकी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देती है, और वो उसका कब्रिस्तान बन जाता है। उसे एक प्यार करने वाले पति के तौर पर नहीं, बल्कि एक मजबूर इंसान के तौर पर देखा जाता है, जिसे हर हाल में समझौता करना ही है। कब्रिस्तान, ये तो बहुत भारी शब्द है। इस बात को साबित करने के लिए जरूर कोई उदाहरण दिया होगा। हाँ, और कहानी बहुत जानी पहचानी सी लगेगी। एक 23 साल का लड़का है जो एक कंपनी में मशीन ऑपरेटर है। उसकी शादी एक सरकारी टीचर से होती है जो शायद उससे दुगना कमाती है। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छी स्थिति लगती है ना? बिल्कुल। पहली नजर में तो लगता है कि लड़के की तो लॉटरी लग गई, आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर पार्टनर मिला है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेंच है। पत्नी की नौकरी एक गांव में है, और सरकारी नौकरी होने के कारण ट्रांसफर लगभग नामुमकिन है। इसका नतीजा ये होता है कि लड़का भी उसी छोटे से इलाके में रहने और नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे दूसरे बड़े शहरों से बेहतर कंपनियों में इंजीनियर स्तर तक की नौकरी के ऑफर मिलते हैं, लेकिन वो जा ही नहीं सकता। तो वो भौगोलिक रूप से बंद गया है, जियोग्राफिकली लॉक्ड हो जाए। एकदम सही। 5 साल बीत जाते हैं और वो उसी 12,000 की सैलरी पर काम कर रहा है। ये कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो बेचारा एक जाल में फंस गया है। बिल्कुल। और स्रोत इसे एक अनदेखा पिंजरा कहता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पिंजरे की सलाखें प्यार और जिम्मेदारी से बनी हैं, लोहे से नहीं, और यही इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। यहां मुद्दा पत्नी के बुरे होने का नहीं है, बल्कि गलत टाइमिंग का है। उस लड़के ने खुद को बनाने से पहले एक गठबंधन कर लिया, और अब डर और मजबूरी ने उसका सारा लेवरेज छीन लिया है। उसके पास कागज पर विकल्प हैं, पर वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कहानी गरीबी के एक बहुत बड़े सच को दिखाती है कि वो आपसे आपके विकल्प छीन लेती है। तो ये तो हुआ कब्रिस्तान वाला उदाहरण। अब उस किंगडम का क्या, जहां शादी शक्ति को बढ़ाती है? उसके लिए स्रोत हमें इतिहास में ले जाता है, और पहला नाम है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन का उदाहरण मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो तो पहले से ही एक हीरो था, यूरोप का सबसे बड़ा जनरल, लड़ाइयां जीत रहा था, फिर उसे शादी की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो असली रणनीति है। वो जंग के मैदान का हीरो था, लेकिन पेरिस के राजनीतिक गलियारों का नहीं। उसके पास सैन्य शक्ति थी, राजनीतिक पहुंच नहीं थी। उसने जोसेफिन से शादी की, जिसके फ्रांसीसी सरकार में बड़े बड़े लोगों से मजबूत संपर्क थे। अच्छा, तो उसने शादी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उसने अपने मौजूदा लेवरेज
यानी अपनी सैन्य प्रसिद्धि का इस्तेमाल करके एक नए तरह का लेवरेज यानी राजनीतिक पहुंच हासिल की। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने ये शादी तब की जब वो पहले से एक सफल जनरल था। वो हताश नहीं था, इसीलिए शादी उसके लिए पिंजरा नहीं बल्कि सत्ता का दरवाजा खोलने वाली चाबी बनी। ठीक है, ये तो हुई रणनीति की बात, लेकिन आजकल के जमाने से कोई उदाहरण? स्रोत वॉरेन बफेट का भी जिक्र करता है। उन्होंने तो 22 साल की उम्र में शादी कर ली थी। ये तो जल्दी शादी वाले सिद्धांत के खिलाफ जाता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ उम्र से ज्यादा जरूरी उस उम्र में उनकी स्थिति है। जब बफेट ने 1952 में शादी की, तब उनके पास पहले से ही $1 लाख की पूंजी थी, जो आज के हिसाब से लाखों डॉलर के बराबर है। वो कोई संघर्ष कर रहे नौजवान नहीं थे। वो उस उम्र में भी एक खिलाड़ी थे जिनके पास संसाधन और विकल्प दोनों थे। और तो और उनकी पत्नी सूजन भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी। तो ये दो बराबर के लोगों का गठबंधन था, किसी एक की मजबूरी का सौदा नहीं। बफेट का एक मशहूर कथन भी है ना? हाँ, और वो इस पूरी चर्चा का सार है। बफेट कहते हैं, आप किससे शादी करते हैं जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला है, लेकिन दूसरा सबसे जरूरी फैसला यह है कि आप शादी कब करते हैं। नेपोलियन और बफेट दोनों ने शक्ति की स्थिति से गठबंधन में प्रवेश किया। अलग समय, अलग लेवरेज और बिल्कुल अलग परिणाम। ये एक आम धारणा को सीधी चुनौती देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी संघर्ष कर लेते हैं, शादी के बाद जब पैसा आएगा, जब सफलता मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। स्रोत इस सोच को एक खतरनाक झूठ बताता है। हाँ, और इसे साबित करने के लिए वो एलन मस्क की पहली शादी का उदाहरण देता है। एलन ने अपनी पहली पत्नी जस्टिन से तब शादी की थी जब वो एक संघर्ष कर रहे उद्यमी थे। वो रूममेट्स के साथ रहते थे, अपना सारा पैसा कंपनी में लगा रहे थे, और शादी के दिन ही उन्होंने जस्टिन से एक बहुत अजीब बात कही। उन्होंने कहा, इस रिश्ते में अल्फा मैं हूं। इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा मैं हूं का मतलब है वो साफ साफ कह रहे थे कि इस रिश्ते में अंतिम फैसला वही लेंगे, शक्ति उनके हाथ में रहेगी। वो शुरुआत से ही शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में तय कर रहे थे। और समय के साथ इसका असर भी देखा। जस्टिन ने बाद में मैरी क्लेयर मैगजीन में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक ही बहुत कुछ कहता है, मैं एक स्टार्टर वाइफ थी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी अपनी पहचान और महत्वाकांक्षाओं को धीरे धीरे दबा दिया गया। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आती है, जब एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, तब भी उनके रिश्ते की वो डायनामिक्स नहीं बदली जो संघर्ष के दिनों में स्थापित हुई थी। पैसा आ गया, सफलता आ गई, लेकिन शक्ति का वो असंतुलन बना रहा और अंत में उनका तलाक हो गया। मतलब पैसा भी उस रिश्ते को नहीं बचा सका। यही इस कहानी का सबक है। जो पैटर्न तंगी में बनते हैं वो समृद्धि आने पर जादू से गायब नहीं हो जाते। यादें, धारणाएं और व्यवहार के तरीके बहुत गहरे बैठ जाते हैं। इसीलिए स्रोत के अनुसार भविष्य के सफलता के वादे से ज्यादा जरूरी सही टाइमिंग है। तो हमने गलत टाइमिंग देखी, सही टाइमिंग भी देखी, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने शादी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया? श्रुत में रतन टाटा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी जिक्र है। हाँ, और ये उदाहरण दिखाते हैं कि जब मिशन बहुत बड़ा हो तो कभी कभी कोई भी गठबंधन छोटा लगने लगता है। रतन टाटा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ और वो शादी के बहुत करीब भी आए, लेकिन हर बार उन्होंने अपने काम को, अपने ऑब्सेशन को चुना। इस स्वतंत्रता ने ही शायद उन्हें अपना साम्राज्य बनाने की छूट दी, जो शादी की जिम्मेदारियों के साथ संभव नहीं हो पाता। शायद वहीं डॉक्टर कलाम का कारण थोड़ा अलग और दार्शनिक था। उन्हें लगता था कि शादी और बच्चे जीवन में एक तरह का स्वार्थ ले आते हैं, एक स्वाभाविक झुकाव अपने परिवार की तरफ, और वो अपना पूरा जीवन बिना किसी बंटवारे के देश सेवा में समर्पित करना चाहते थे। इन दोनों उदाहरणों से स्रोत एक बड़ा निष्कर्ष निकालता है ना? हाँ, वो ये है कि गरीबी या मुश्किल हालात से बाहर निकलने का रास्ता अक्सर एक जुनून, एक ऑब्सेशन से होकर गुजरता है। आपको अपने लक्ष्य पर लेजर की तरफ फोकस करना पड़ता है, और जल्दी की गई शादी उस फोकस को, उस ऊर्जा को बांट देती है। ठीक है, ये सारी बातें और कहानियां बहुत मजबूत तर्क पेश करती हैं, लेकिन ये कुछ बहुत मुश्किल सवाल भी खड़े करती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कभी उतना शक्तिशाली ना बन सका, तो क्या इसका मतलब है कि उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए? स्रोत इस सवाल का जवाब देता है, और इसके लिए वो शक्ति को फिर से परिभाषित करता है। यहाँ शक्ति का मतलब अरबपति बनना नहीं है। शक्ति का मतलब है विकल्पों का होना, इतनी क्षमता कि आप किसी गलत सौदे पर बिना डरे ना कह सकें। और असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? कोई चेकलिस्ट है? एक तरह से हाँ। स्रोत कुछ बुनियादी चीजों की बात करता है। एक स्थिर आय जो सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि बचत के लिए भी हो।
कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड, ताकि नौकरी जाने का डर आपको मजबूर न कर सके। और एक स्पष्ट करियर दिशा, यानी आपको पता हो कि आप कहां जा रहे हैं। तर्क यह है कि अगर आपका अपना सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो उसमें शादी का एक और बड़ा वेरिएबल जोड़ने से केओस बढ़ेगा ही। ये तो हुई उन लोगों की बात जो भी शादी करने की सोच रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो ये सब सुन रहा है और सोच रहा है, मैं तो पहले से ही इस अनदेखे पिंजरे में हूँ, क्या उसके लिए कोई रास्ता है? स्रोत के अनुसार रास्ता है, लेकिन वो चेतावनी देता है कि इसके लिए व्यक्ति को 2 गुना क्रूर होना पड़ेगा। 2 गुना क्रूर, ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। किसके प्रति क्रूर? अपने परिवार के प्रति? नहीं, यही सबसे जरूरी बात है। क्रूर अपने पार्टनर के प्रति नहीं, बल्कि अपनी खराब आदतों, अपने आराम और हमेशा समझौता कर लेने की अपनी प्रवृत्ति के प्रति। पहला कदम, अपनी कमाई की क्षमता को आक्रामक रूप से बढ़ाना, साइड इनकम, नए स्किल सीखना, नौकरी बदलना, जो भी करना पड़े, क्योंकि जब तक आर्थिक मजबूरी है, घर की शांति भी एक दिखावा होती है। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनने की उस छवि को तोड़ना जो आपको हमेशा हाँ कहने पर मजबूर करती है। इसका मतलब बुरा बनना नहीं, बल्कि रणनीतिक बनना है। हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछना, क्या ये मेरी शक्ति बढ़ा रहा है या घटा रहा है? और तीसरा कदम है छोटे छोटे फैसलों में धीरे धीरे अपना अधिकार वापस लेना। हर बात की सफाई देने के बजाय करके दिखाना। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये निकलता है कि शादी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, लेकिन आप किस स्थिति से उसमें प्रवेश करते हैं ये सब कुछ तय कर देता है। शक्ति की स्थिति से की गई शादी एक गठबंधन है, जबकि गरीबी में की गई शादी मजबूरी में किया गया एक सौदा। बिल्कुल। और स्रोत एक आखिरी बहुत दिलचस्प सामाजिक टिप्पणी करता है। वो पूछता है कि समाज जल्दी शादी करने के लिए इतना दबाव क्यों डालता है। उसका तर्क है कि यह समाज के लिए सुविधाजनक है। एक व्यक्ति जो जिम्मेदारियों, ईएमआई और परिवार में बंधा हो, वो अनुमान लगाने योग्य और आज्ञाकारी होता है। वो आसानी से नौकरी नहीं छोड़ता, बगावत नहीं करता। यह व्यवस्था व्यक्ति के विकास के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण के लिए है। ये एक बहुत ही निंदक लेकिन सोचने पे मजबूर करने वाला विचार है। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे वो सोच सकते हैं। स्रोत ये तर्क देता है कि गरीबी और मजबूरी व्यक्ति को आज्ञाकारिता सिखाती है, घर में शांति बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को दबाना। सोचने वाली बात यह है कि ये सीखी हुई आज्ञाकारिता कब एक उत्तरजीविता की रणनीति से हटकर किसी व्यक्ति की पहचान और महत्वाकांक्षा के मूल को ही खत्म करना शुरू कर देती है। वो कौन सी लाइन है जिसके बाद समझौता आत्मसमर्पण बन जाता है?